अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। यूपी में आखिरी दौर के लिए हर दांव आजमाया जा रहा है। बीजेपी ने इसे इस दौर के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री खुद 3 दिन तक काशी में रहे। मोदी सरकार के तमाम मंत्री और दिग्गज नेता पूर्वांचल जीतने के लिए मास्टर प्लान बना रहे थे और इसी काशी की धरती पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने न्यूज 18 इंडिया को अपना बेहद एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने तमाम सवालों के पूरी बेबाकी के साथ जवाब दिए और उनका सामना किया और अखिलेश से लेकर मायावती पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। और इन्हीं सवालों पर आज होगा जोरदार आर पार। लेकिन पहले देखिए किस अंदाज में अमित शाह ने एसपी, बीएसपी और राहुल गांधी पर साधा जोरदार निशाना। और आज आर पार होगा निर्णायक और जबरदस्त। छठे और सातवां चरण हमें 2/3 के पार ले जाएगा। बिजली देने में और बिजली सप्लाई करने में अगर हिंदू मुसलमान न हुआ होता तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ आगे बढ़ चुके हैं। वो इंटरव्यू जिससे सियासत में उफान आ गया, वो इंटरव्यू जिसमें राष्ट्रवाद से लेकर ध्रुवीकरण तक और मोदी लहर से लेकर मुसलमानों को टिकट ना देने तक हर मुद्दे पर बीजेपी अध्यक्ष ने अपनी बेबाक राय खुलकर सामने रखी। एक इस चुनाव के अंदर बात आई, बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि इस चुनाव के अंदर बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट्स क्यों नहीं उतारे? 400 में से एक भी नहीं है। देखिए भैया, आप सपा, कांग्रेस और बसपा से को ये पूछा कि प्रो रेटा से ज्यादा क्यों उतारा है? आप मान लो ना, हमने एवरेज कर लिया। योगी आदित्य नहीं, आपको लगता है कि क्योंकि उस पर कई सारे रिएक्शंस आए कि नहीं, हम प्रत्याशी बनाते वक्त हिंदू मुस्लिम का आधार से हम नहीं बनाते। पहले सुनिए भैया, प्रत्याशी बनाते वक्त हम हिंदू मुस्लिम के आधार पर प्रत्याशी नहीं बनाते हैं, हम विनेबिलिटी के आधार पर बनाते हैं। डिंपल यादव कहती हैं कि बीजेपी बिजली की तारों में भी हिंदू मुसलमान ढूंढ लेती हैं। देखिए, उनके स्टेटमेंट पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, मगर वो जिसका जिक्र कर रही है उसमें अगर बिजली देने में और बिजली सप्लाई करने में अगर हिंदू मुसलमान न हुआ होता तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं और आपने बोला कि अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटने में भी तुष्टिकरण करा। हाँ, मैं बोलता ही हूँ। क्यों? हुआ ही है। प्रधानमंत्री और आप कहते हैं कि थाने जो है वो समाजवादी पार्टी का कार्यालय बन गए हैं। क्यों कहते हैं आप? हम नहीं कहते हैं जी, यूपी की जनता जो कहती है उसको हम वाचा दे रहे हैं। कब्रिस्तान के लिए 1600 करोड़ का बजट और स्मशान के लिए 600 करोड़ का बजट, जबकि जनसंख्या का अनुपात 80-20 का है। इससे बड़ा कोई भेदभाव युक्त काम हो ही नहीं सकता। कांग्रेस राहुल गांधी में भावी प्रधानमंत्री देखती है, लेकिन शीला दीक्षित कहती हैं कि अभी वो थोड़े इमेच्योर हैं। शीला दीक्षित को उन्होंने यूपी का मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया था। इनका सपा से समाधान होने से पहले, और वो कहती है कि अभी मैच्योरिटी आना बाकी है। आप क्या कहते हैं राहुल गांधी के बारे में? मैं नहीं कहता, मैं शीला जी के बयान को यूपी की जनता के सामने रखना चाहता हूं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के इन बयानों पर विपक्ष जोरदार पलटवार कर रहा है। आदरणीय अमित शाह जी और उनके आदरणीय गुरु जी साहब को हम ये कहेंगे कि ये देश इवेंट मैनेजमेंट से नहीं, नेशन मैनेजमेंट से चलेगा। तो आदरणीय अमित शाह जी, 7 चरणों के उत्तर प्रदेश के चुनाव ने यह साबित कर दिया कि नफरत हारी और मोहब्बत जीती। और इसी वार पलटवार पर आज होगा सबसे बड़ा, सबसे जोरदार आर पार।
और अब मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ आज कौन कौन मौजूद है? मेरे साथ बीजेपी को डिफेंड करने के लिए डॉक्टर संबित पात्रा हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता संजय झा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, नाविद सिद्दीकी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, मौलाना अंसार रजा जुड़ रहे हैं बीएसपी से। मैं सबसे पहले डॉक्टर पात्रा आपसे शुरुआत करता हूं। अमित शाह ने दो टूक बात करी हमारे इंटरव्यू में, लेकिन कुछ आंकड़े मेरे सामने हैं। किस पार्टी ने कितने मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट दिया? बीएसपी ने 100, एसपी ने 56, कांग्रेस ने 16 और आपने 0। और अमित शाह कह रहे हैं कि हमने एवरेज कर दिया, यानी बैलेंस आउट कर दिया। इन पार्टियों ने पोरेटा के हिसाब से ज्यादा टिकट दिया, हमने बैलेंस आउट कर दिया। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि आप ठीक नहीं कर रहे। जवाब? विपक्ष का तो आरोप हमेशा ही रहेगा, और हम जो भी कर ले विपक्ष कहेगी हम ठीक नहीं कर रहे हैं। आप एक बात यहां समझ लीजिए अमीश जी, कि पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर डिस्कोर्स के नैरेटिव के सेंटर में कोई रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी रही है। हम दाएं देखें तो विपक्ष कहता है अरे बाएं देखना चाहिए था, दाएं क्यों देख रहे हैं। हम बाएं देखने लगे तो अरे इनको इधर देखना चाहिए था, उधर क्यों देख रहे हैं। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि जब 11 तारीख को सुबह से चुनाव के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। क्योंकि जब भी अटैक होता है एक ही पर, तो जानिए कि एक ही सबका दुश्मन बना हुआ है, और राजनीतिक दुश्मनी का अर्थ होता है जीत और परास्त देना उनको राजनीतिक रूप से। जहां तक मुस्लिम भाइयों को टिकट देने का संबंध है, बड़े स्पष्टता के साथ अध्यक्ष जी ने शुरू से ही एक बात कही है कि हमारा कैंडिडेट ना तो हिंदू होता है और ना मुसलमान होता है, वो केवल जीत या नहीं जीतने की क्षमता वाला कैंडिडेट हो सकता है। जो कैंडिडेट जीत सकता है उसको टिकट मिलता है, जो कैंडिडेट नहीं जीत सकता है उसको टिकट नहीं मिलता है। तो हम ये जातिगत और धार्मिक भेदभाव के आधार पर टिकट नहीं देते हैं, बल्कि इन पार्टियों ने जिन्होंने सुबह सुबह से लेकर शाम तक अनाउंस किया कि हमने 100 से 3 कम, 100 से 3 ज्यादा मुसलमानों को टिकट दिया है, इनसे ये सवाल पूछिए ना। अब वो 100 गए, अनुपात अब 97 से 3 ज्यादा 100 हो गए हैं, जो लेटेस्ट आंकड़ा है। हाँ, वो 100 हो चुके। बिल्कुल 100 से 3 कम थे, उनको उन्होंने 100 कर दिया। और बड़े फक्र से सुबह से शाम तक अनुपात से ज्यादा देकर जी उन्होंने उसको भी घोषणा की। तो क्यों घोषणा की, ये भी उनसे पूछना चाहिए। मैं संजय झा का रुख करता हूं। संजय झा, योर टेक ऑन अमित शाह एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और जो बात उस इंटरव्यू में निकल के सामने आई, व्हाट इज योर टेक संजय झा? देखिए अमीश जी, आपने एक बहुत ही गहरे मुद्दे को आज उठाया है, और मैं समझता हूं कि इस पर बातचीत करना विस्तार से बहुत ही अहम है। भारतीय जनता पार्टी का जो एक सोच है, जो उनका नज़रिया है, जो विचारधारा है, वो उस पर हमें ज़्यादा उम्मीद करना हमारी गलती होगी। देखिए, ये आरएसएस के जो विचारधारा है, जो काफ़ी सांप्रदायिक है, हम लोग सब जानते हैं कि आरएसएस तो एक हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में लगी हुई है, हर रोज़ दिन रात। मोहन भागवत जी खुलेआम ऐलान भी करते हैं। तो ये तो इनका ऐतिहासिक जो है, इनका ये नज़रिया है। अब आप ये देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश यदि आज एक, मान लीजिए कि एक देश होता, तो लोग कहते कि यदि एक देश होता तो उसमें हमारे अल्पसंख्यकों का जो जनसंख्या है उसको लेके शायद सबसे पांचवा सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, इन सबको पाकिस्तान के बाद लेके पांचवा उसका एक स्तर होता कि जितने हमारे मुसलमान भाई वहां रहते हैं। कितनी अजीब बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े प्रचार करने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाषण पर बोलते रहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन मैं समझता हूं कि पूर्वांचल के लोग जो मतदान देंगे, या बनारस के लोग जो कल मतदान देंगे, उनको आपके ये प्रोग्राम यदि वो देख रहे हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छा सबक है। सबका साथ सबका विकास मतलब मोदी जी के अनुसार कि आप 380 लाख मुसलमान, जो उत्तर प्रदेश के लगभग 19% लेकिन अमित शाह से मैंने यही सवाल पूछा इंटरव्यू के दौरान, और अमित शाह का जवाब था कि हमने एवरेज आउट करा है। क्या बाकी पार्टीज ने पोरेटा बेसिस पे टिकट दिए? क्योंकि बीएसपी ने 100 को दिया है, एसपी और आपके अलायंस ने, एसपी समाजवादी पार्टी ने 56, आपने 16। क्या आपने पोरेटा बेसिस पे दिया है? क्या आपने एवरेज आउट करके दिया है? वही उनका जवाब था। मैं आपसे 20 सेकंड में जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है आपने एवरेज आउट करके दिया है टिकट? अमीश जी, अब आप ये जी अमीश जी देखिए, हर पार्टी का अपना अपना सोच होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यदि 380 लाख मुसलमान भाइयों में से उनको एक भी उम्मीदवार उनको सही नहीं लगा कि जो चुनाव लड़ सकता है, मैं समझता हूं कि हमारे प्रजातंत्र और लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही एक काला दिन है।
और इसका मैं एक और आपको उदाहरण दूंगा कि यही भारतीय जनता पार्टी ने लगभग सबसे ज्यादा आपराधिक जो उम्मीदवार है ये भारतीय जनता पार्टी की है। तो ये अपराधी लोगों के लिए इनके पास टिकट है, लेकिन गरीब मुसलमान या कोई भी जो मेहनती मुसलमान है जिसको टिकट दिया जाए उनके लिए इनके जो सोच में कोई जगह ही नहीं है। मैं जवाब ले लेता हूं। ओके संबित पात्रा, नाउ दिस इज अ एक्यूजेशन ऑन योर पार्टी। संबित रिप्लाई 11 मार्च को। ओके मैंने आप दोनों को एक मिनट दिया आपका जवाब देने के लिए। अब संबित पात्रा मैं 15 सेकंड में रिबटल चाहूंगा, 15 सेकंड, और फिर संजय झा क्विकली। संबित पात्रा देखिए जिनके घर से गायत्री प्रजापति भाग गया है वो अपराधी कहकर ऐसे बार बार हास्य के पात्र ना बने। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां तक मुसलमानों को टिकट देने की बात है, ये बड़ा खतरनाक विषय है जो कहा जा रहा है। बार बार मैं पूछता हूं कि क्या एक हिंदू कैंडिडेट कहीं से खड़ा हो गया है तो हमारे मुसलमान भाई क्या हिंदू को वोट नहीं दे सकते हैं? तो ये आवश्यक है क्या कि कोई मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र से हिंदू नहीं खड़ा हो सकता है? अरे मुसलमान भी हिंदू बाहुल्य क्षेत्र से खड़े हो सकते हैं, और मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र में भी हिंदू भाई खड़ा हो सकता है। ये बार बार कहना कि कोई मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र है तो वहां मैं जल्दी से जवाब देना खड़ा होने, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का अधिकार खो गया और हिंदू नहीं खड़ा हो सकता है, ये अच्छी बात नहीं है। मुसलमान भाई भी हिंदू को वोट दे सकते हैं। ये बात संजय 10 सेकंड का रिप्लाई। संजय जी 10 सेकंड का रिप्लाई, फिर नावेद सिद्दीकी दूसरी बात और मौलाना अंसार कंप्लीट कर लूं 10 सेकंड में। 10 सेकंड में कंप्लीट कर लूं। ये जो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश अगर एक देश होता, सुन लीजिए कंप्लीट कर लूं। संजय भाई आप बोल लीजिएगा इनको जरा रोकिएगा तो मैं बोलूंगा। कर लूं। नहीं मैं रुक जाऊं। देखिए संबित पात्रा आपको मैंने 15 सेकंड दिए, अब संजय की बारी। संजय रिप्लाई। क्या आपको लगता है कि ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट देखकर, संजय झा आपको लगता है ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट देखकर आप मुस्लिम वोट्स को अपनी तरफ कर लोगे? ये आपका उद्देश्य होता है? मैं बहुत सीधा और सटल सवाल पूछ रहा हूं आपसे और स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं। देखिए अमीर जी, मैं तो यही समझता हूं कि जब भारत के प्रधानमंत्री जो संविधान पर शपथ लेते हैं, जब वो कब्रिस्तान और शमशान और रमजान और दिवाली पर झूठ बोलते हैं, बिजली को लेके उन्होंने झूठ बोला था, तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा खेदजनक और शर्मनाक चीज और क्या हो सकता है? तो अमित शाह जी से क्या हम उम्मीद कर सकते हैं? जब भारत के प्रधानमंत्री लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वही सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं, वही धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं चुनावी वोट के लिए, तो मैं समझता हूं कि पूर्वांचल और बनारस के लोग जो कल वोट करेंगे उनको जवाब देंगे इसका। ओके अब मैं रुक करता हूं। मैं जवाब दे दूं क्या? 5 सेकंड संबित पात्रा, फिर नावेद सिद्दीकी। देखिए क्या ये सच्चाई नहीं है कि हमारे मुसलमान भाई जो कि 20% है उत्तर प्रदेश में, उनके लिए तो कब्रिस्तान के लिए हम तो कहते हैं डेवलपमेंट होना चाहिए जी, कोई बुराई नहीं है। वहां तो 1300 करोड़ से अधिक दिया आपने, और 80% जनता स्मशान के लिए, वहां भी डेवलपमेंट होना चाहिए। वहां मात्र 5 सालों में 600 करोड़ दिया, ये भेदभाव क्यों है? और संजय भाई अभी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश अगर एक देश होता तो उसमें इतने मुसलमान है कि पूरे विश्व का एक रिकॉर्ड होता, कीर्तिमान होता। मैं आपको बता दूं इतनी सहनशीलता इस देश में है। ये जो आप लोग ड्रामा करते हैं ना कि रोज शाम को कि सेक्युलरिज्म खतरे में आ गया, अरे 2050 तक पूरे विश्व का सबसे ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में होगा। प्यू एजेंसी ने कहा है थोड़े दिन पहले। नावेद सिद्दीकी wants to respond. Okay, नावेद सिद्दीकी, your turn. Go ahead. नावेद सिद्दीकी। ये अमित शाह साहब का जो बयान है, तो ये एक तो सबसे पहली चीज भारतीय जनता पार्टी का निजी मामला है कि किसको वो देते हैं वोट और किसको टिकट देते हैं और किसको नहीं देते। अब बहुत खूबसूरत एक शेर था गालिब का कि हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। तो अमित शाह साहब के बयान पे अगर जाएं तो बहुत से बयान उन्होंने ऐसे दिए हैं। ये मुल्क को बांटने की बात हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने की है और चैनल पर बैठ करके लोग जोड़ने की बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जोड़ने का काम कर रही है। अमित शाह साहब का एक बयान था, बिहार में अगर पार्टी हारती है भारतीय जनता पार्टी तो दूसरे मुल्क में पटाखे छूटेंगे। यही कुछ फीलिंग उनके लिए उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने कहा था 60 साल से जब ऊपर हो जाए इंसान तो उसको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। अब जिसके वो भक्त हैं, क्या वो 60 साल के नहीं है? नहीं, अब ये विषय क्या है? देखिए नावेद सिद्दीकी, तो ये एक बयान अमित शाह साहब का ये था। तो उनके बयानात ऐसे आते रहते हैं अमित शाह साहब के लगातार। देखिए ये हमने साक्षात्कार लिया, अमित शाह का इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू में हमने सवाल पूछा, उसमें उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने अपना तर्क रखा और उनको पूरा हक है अपना तर्क रखने का। उन्होंने बोला कि हमने बैलेंस आउट करने की कोशिश करी।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इस समय हमारी बड़ी बहस और मेरे साथ इस समय बने हुए हैं संबित पात्रा, संजय झा, नावेद सिद्दीकी और मौलाना अंसार रजा। और ये आखिरी दौर का चुनाव है और इस आखिरी दौर से पहले अमित शाह ने बेहद खास और बड़ा इंटरव्यू दिया है न्यूज 18 इंडिया को, जिस इंटरव्यू में उन्होंने काफी सारी बातें कही हैं। और इस दौर में मौलाना अंसार रजा आपका रुख करना चाहता हूं, आपकी राय के अंदर क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी ने पोरेटा बेसिस पे टिकट बांटे हैं, या फिर आपको भी लगता है कि आप भी राजनीति कर रहे हैं पूरी तरह से, जो दिखता भी है? आप तो खुल के वोट मांगते हैं, मुसलमान हमें वोट करें। तो पहली बात तो अमीश जी, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम इन 3 लोगों की भीड़ में कम से कम आपने याद रखा कि हम भी मौजूद हैं आपके साथ 25 मिनट तक। मैं तो सोच रहा था कि पता नहीं आपकी नजर हम पे जाएगी कि नहीं जाएगी, मैं तो कंफ्यूज हो गया था मैं। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस आपके लिए ज्यादा माने इसलिए रखते हैं कि 68 साल तक इन्हीं दोनों लोगों ने मुल्क को बर्बाद किया है, तो आज भी आप पूरी डिबेट को इन्हीं लोगों को लेकर के बर्बाद करने के चक्कर में थे। चलिए, मेहरबानी आपकी कि आप हम तक आ गए। अब मैं आता हूं अपने मेन पॉइंट पर। जवाब दीजिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कहा या अमित शाह जी ने जो कुछ कहा है, अमित शाह जी जो कुछ बोले वो अटल हो गया, पीएम साहब जो कुछ बोले वो अटल हो गया। मैं भी एक बात कहना चाहता हूं कि यूपी की बिजली सोच के हैरान हो गई, सप्लाई मेरी हिंदू मुसलमान हो गई। यूपी की बिजली सोच के हैरान हो गई, सप्लाई मेरी हिंदू मुसलमान हो गई। कुछ घर में अंधेरा रहे, कुछ घर में रोशनी, साहब की बात सुन के परेशान हो गई। ये पोजीशन हो गई है उत्तर प्रदेश की। अब आ जाइए आप, अमित शाह ने साहब कहा है कि साहब हमने बैलेंस बना के रखा है कि जब 3 पार्टियों ने मुसलमानों को टिकट दे दिया था तो मुझे देने की क्या जरूरत है। ये डॉक्टर संबित पात्रा साहब इस वक्त बीजेपी के हीरो बने हुए हैं। इन्होंने एक डिबेट में बाकायदा तौर पे ऑन एयर कहा है कि हम इंसानों को टिकट देते हैं। इसका मतलब है कि बीजेपी की नजर में मुसलमान इंसान ही नहीं है। अमित शाह साहब क्या कर रहे हैं, हम उधर नहीं जाते, हम तो भेदभाव के हिसाब से नहीं देते। मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह साहब, अमित शाह साहब आपको एहसास होना चाहिए आप क्या बात कर रहे हैं। आप सबका साथ सबका विकास कह कह करके मोदी जी की जबान सूखी जा रही है और आप कह रहे हैं हम हिंदू मुसलमान नहीं देखते। मतलब इतने शरीफ आदमी हैं आप, इतने शरीफ आदमी है कि 403 में कहीं आपको मुसलमान दिखाई नहीं दिया। एक इनका बीजेपी का नेता कहता है आपको 100 क्यों दिख गए, आपको 100 क्यों दिखे, आपको 100 क्यों दिखे, उसका सवाल का जवाब भी दे दीजिए। कोई मदद नहीं करेगा तो बीएसपी ने कम से कम मदद तो की, इस लायक समझा तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को। संबित पात्रा, आपने गंभीर नजर में तो एक के लायक भी नहीं समझा इन्होंने। संबित पात्रा जवाब देखिए, बिल्कुल सही कहा। हमारा कैंडिडेट केवल व्यक्ति होता है, ना वो हिंदू होता है ना वो मुसलमान होता है। ये कैंडिडेट को हिंदू, मुसलमान, यादव, ओबीसी ऐसे करके क्यों बांट रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कैंडिडेट वो होता है जो विकास, अरे साहब थोड़ा सुन तो लीजिए, कैंडिडेट वो होता है जो विकास को लेकर आगे बढ़ सकता है। मैं एक सवाल, तीनों मौजूद लोग बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में कोई जाति मुसलमान की है कि नहीं आपकी नजर में, ये बताइए ना। आप सुन लीजिए, मैं सुनो पहले इतना बताइए। कैसे बताऊंगा? आप शांत नहीं होंगे तो बताऊंगा कैसे? आप बता दीजिए कैसे बताऊं, कान से बताऊं या बोल के बताऊं? आप बताइए, आप बताइए। मैं शांत बैठा हूं तो कान से बताऊंगा। हाँ, धन्यवाद। अब मैं मुंह से बताऊंगा, नहीं तो कान से बताता। सुन लीजिए, तीनों मुअज्जिज लोग बैठे हुए हैं। मैं आपको भीड़ नहीं कहूंगा, आपने बाकियों को भीड़ कहा, मैं आपको भी भीड़ नहीं कहूंगा, मैं आपको अच्छा व्यक्ति कहूंगा। सुनिए, मैं तीनों से सवाल पूछता हूं। आप तीनों अभी यह लड़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक संप्रदाय के विषय में बात करती है, मुसलमानों को टिकट नहीं देती है। मैं समाजवादी पार्टी से पूछता हूं, आप लोग तो परिवार से बाहर नहीं निकले हैं। अपने परिवार को छोड़ के क्या मुलायम सिंह यादव अपने परिवार से बाहर किसी यादव को या किसी मुसलमान को चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं? बना सकते हैं क्या? मायावती अपने आप को छोड़कर किसी मुसलमान को समाजवादी पार्टी से लेना देना नहीं है। समझिए, ये क्या हो रहा है? बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है। एक बात याद रखिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस या बीजेपी, उत्तर प्रदेश का मुसलमान नंबर के नहीं है। जल्दी से नहीं देखिए, आप सब लोग ये बहस का तरीका ठीक नहीं है। अभी समाजवादी पार्टी मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, आपके बीच में नहीं बोल रहा था मैं।
देखिए मैं इतना बोल रहा हूं, क्या मुलायम सिंह यादव अपने परिवार से बाहर किसी यादव या किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना सकते हैं? क्या गांधी परिवार अपने परिवार से बाहर किसी मुसलमान को राहुल जी का स्थान दे सकती है? क्या मायावती जी अपने आप को छोड़कर किसी और दलित को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर सकते हैं? जवाब अपने परिवार को छोड़ के से बाहर नहीं आ सकते हैं, तो ना बोले, परिवार से बाहर कदम नहीं रख सकते हैं। और ये बीजेपी के विषय में बोलने चले। एक बात सुनिए सर्जन साहब, अरे नावेद जी आपको मुख्यमंत्री बना सकते हैं क्या? आप तो अखिलेश जी से ज्यादा, आप अखिलेश जी से ज्यादा जानते हैं साहब। आप अखिलेश जी की जगह बन सकते हैं मुख्यमंत्री। मैं बोलता हूँ अखिलेश जी सुन रहे हैं तो अखिलेश जी आप नावेद जी को भेजिए ना। नावेद जी क्या बुराई है? नावेद जी भारतीय जनता पार्टी है नावेद जी, तो नावेद जी को आगे भेजिए। आपको क्यों नहीं चेहरा बना दिया? देखिए ऐसा है, ऐसा है कि आप जो जिसका काम है वो करने दीजिए। हिंदू मुसलमान की बात हो रही है ना, सुनने का मादा रखिए जनाब। देखिए आपके अंदर सुनने का मादा नहीं है। आपके देखिए आप चिल्ला रहे थे जब मैं बोल रहा था, घबराहट आती है और तब चुप हुए। घबराहट में बयान जो आप देते हैं घबरा के, ये साफ जाहिर हो जाता है और जनता समझ जाती है। जनता को बहुत हंसी आती है। मेरे पास मैसेज और फोन भी आ रहे हैं लगातार, आपके पास भी आ रहे होंगे। देखिए हाँ लगातार आप भी देखते रहते हो, मैसेज देखते रहते हो आप भी लगातार, और हम भी देखते रहते हैं क्योंकि जनता क्या कह रही है जनता को सब मालूम है। राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर हमारे घर में झांकना छोड़िए, फोन नहीं होता अपने देखिए समाजवादी पार्टी, अमीश भाई, समाजवादी पार्टी अपना काम कर रही है। हम विकास की बात कर रहे हैं। 125 करोड़ लोगों की बात होती है कि सबका साथ सबका विकास। अंसार रजा साहब ने भी ये बात कही कि उनका गला सूख गया। अरे सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। देखिए ये देखिए, अब हम कहेंगे बीच में बोलने वाला इंसान, तो फिर आप अमीश भाई कहेंगे कि आप गड़बड़ में बोल रहे हैं। इसलिए मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, बीच में ना बोलिए। क्या सोच रखा हम चुप बैठे हैं, हम भी बोल देंगे इस बार। जी 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 सुन लीजिए। अब देखिए, अब आप दोनों ने अपनी बात कह ली। नावेद सिद्दीकी, अब मुझे कांग्रेस की बात जाने दीजिए। संजय झा, जब मैंने राहुल गांधी पर सवाल पूछा, नहीं होल्ड ऑन नावेद सिद्दीकी, अब आपने अपनी बात कह ली। संजय झा और एक वो है जो सबके बाथरूम में झांकते हैं, दिल्ली में बैठे हैं, एक बाथरूम में झांक रहे हैं और ये चैनल पे बैठ के सबकी खिड़कियों में झांक रहे हैं। झांकने दीजिए ना, बाथरूम में झांक रहे हैं, आपको क्या तकलीफ है? झांकने के अलावा लगेगा तो वही झांकी बंद करिए, 11 तारीख के बाद वही जुलाब लगेगा, बैठेंगे बाथरूम में। हर एक घर में दिया भी जले चिराग भी हो, हर एक घर में दिया भी जले चिराग भी हो, जुमलेबाजों से कोई ऐसा कामकाज भी हो। आज जनता ये चाह रही है। लेकिन लेकिन आप घर की बात कर रहे थे। आज साधना गुप्ता ने भी एएनआई को एक बयान दिया है और उस बयान में उन्होंने काफी कुछ कहा है। हालांकि वो आज हमारा विषय नहीं है, लेकिन अगर परिवार की बात करेंगे तो फिर साधना गुप्ता का वो बयान भी आ जाएगा और फिर आपको सवाल देना भारी पड़ जाएगा। अब मैं रुक करता हूं संजय झा का, अब मैं संजय झा का रुक करता हूं। साधना गुप्ता ने जिस हिसाब से बयान दिया वो सोचने लायक है। शामिल हो रहे हैं जी, मैं संजय झा का रुक करता हूं। संजय चाहता हूं मैं, फिर आप रुक कीजिए कांग्रेस का। नहीं देखिए मौलाना साहब, आपको मौका मिलेगा। अमित जी एक सेकंड। नहीं देखिए, अब आपको मौका मिलेगा, मैंने दिया मौका आपको। अब संजय झा की बारी है, संजय झा, जब मैंने राहुल गांधी पर सवाल पूछा अमित शाह ने, तो उन्होंने उस सवाल को पूरी तरह से अवॉइड कर दिया और कहा इस सवाल का जवाब जो है वो हमारे प्रवक्ता दे देते हैं। और फिर शीला दीक्षित पर जब मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने बोला जब शीला दीक्षित कह रही है तो यूपी की जनता खुद ही समझ लेगी। अब आपके एक समय पर मुख्यमंत्री कैंडिडेट थी, उन्होंने इमेच्योर कहा था राहुल गांधी को, क्या कहना चाहते हैं? देखिए अमित जी, मैं तो बहुत विनम्रता के साथ यह कहना चाहूंगा कि देखिए अमित शाह जी को तो उच्चतम अदालत, हमारे न्यायालय ने उनको जेल भेजा था, तो उनकी टिप्पणी बयानबाजी को मैं उतना इज्जत नहीं देना चाहूंगा, मैं उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के बड़े हीरो हैं, उनको रहने दीजिए। सच्चाई तो यही है, पर इसी बड़े हीरो ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 73 सीटें दिलवा दी थी कि वो अहम है। मैं इसी हीरो ने बहुमत दिलवा दिया था वो कोई बीजेपी को 2014 में। क्यों आपकी कोई 44 भी नहीं थी और इस हीरो की वजह से बीजेपी की 200 नहीं है। एक मिनट, देखा लोगों ने देखा है कि बिहार में, दिल्ली में, वेस्ट बंगाल में, केरला में, पुडुचेरी में, लेकिन आज लग रहा है कि आप इस चाणक्य का क्या योगदान था, सो भारत के लोगों ने देखा है। एक मिनट जरा मुझे बोलने दीजिएगा, संजय झा को कंप्लीट करने दीजिए। मैं तो यही कहूंगा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी
भारतीय जनता पार्टी जो है, एक समय अंग्रेजों ने भारत को दबा के रखा। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग करके डिवाइड एंड रूल की उनकी नीति थी, डिवाइड एंड रूल करे। आज भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों से प्रेरणा लेके वही नीति लगा रही है। देखिए, ये मत भूलिएगा कि आरएसएस जो है, उन्होंने तो खुद हमारे स्वतंत्रता लड़ाई में अंग्रेजों का सहायता दिया था। उन्होंने तो कांग्रेस का विरोध किया था। तो इनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, इन लोगों को देश से कुछ नहीं करना है। इन लोगों को सिर्फ एक धर्म के नाम पे राजनीति करना आता है। मजहब को लेके और जाति को लेके सियासती लड़ाई करने में भारतीय जनता पार्टी को मैं समझता हूं कोई नहीं हरा सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग, पंजाब के लोग, भारत की आवाम इनका हो गया हो तो मैं जवाब दे दूंगा। इनको सिखाएगी वो सबक कि इनको भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र का इनको इज्जत करना पड़ेगा। हमको सिखाएगी। कितना जुमला महाराजी का काम कीजिएगा, कितना ये नौटंकी, कितना वही पाखंडी राजनीति कीजिएगा, बोल सकता हूं या इनका पूरा बुलवा लीजिए, कोई मत बोलिए, जवाब दीजिए। नंबर एक, देखिए, भारत को नेता चाहिए, अभिनेता नहीं। मोदी जी अभिनेता है, नेता नहीं। थोड़ा तबीयत ठीक है, पानी वानी पीजिए, तो सुन लीजिए दूसरों। हाँ, बोलिए पात्रा जी, बोलिए, हम इंतजार कर रहे हैं आपके बयान का। देखिए, आप शायद भूल गए कि दोनों माँ बेटा शायद दोनों माँ बेटा बेल पे बाहर है। आप भूल गए हैं शायद। अभी आप जेल और कोर्ट की बात कर रहे हैं। दोनों माँ बेटा 500 करोड़ गबन करने के चक्कर में 5,000 रुपए के मुचलके पे बाहर है, ये भूल गए। और हमें देश की जनता कितने महीने तक जेल के अंदर पड़े, वो जवाब दीजिए। मिस्टर संजय झा, प्लीज लर्न सम बिहेवियर। मैंने आपको सुना, 30 सेकंड सुना। तो गुजरात जाने पर भी पाबंदी लगी हुई थी। इनको थोड़ा सिखाइए। संजय 30 सेकंड दीजिए। बनारस के लोगों को सिखाइए आपके अध्यक्ष पर क्या आरोप लगे हुए थे। अमीश भाई, मैं बोल सकता हूँ या इसी प्रकार का? संजय दा 30 सेकंड दीजिए। थोड़ा सा तब तक वो मेड इन लखनऊ वाला आम खाइए। थोड़ा सा मेड इन लखनऊ वाला आम मैं थोड़ा बोल लेता हूं तब तक। हाँ, देखिए, आप अभी कह रहे थे कि हिंदुस्तान की जनता हमें सिखाएगी और हम अंग्रेजों के एजेंट हैं। हिंदुस्तान की जनता तो हमने 12 राज्य का उन्होंने अपना सेवा करने का मौका दिया है। आप अभी कहीं है नहीं। थोड़ा सोनिया जी को जाके हिंदी सिखाइए। मेरा भारत का निवासी, ऐसा हिंदी पढ़ने आता नहीं है। हम बने हैं अंग्रेज के एजेंट। कौन सा जिला से इनका क्या हालत है? मेरा भारत कितना घटिया और घिनौनी तरीके से इंग्लिश में लिख के हिंदी पढ़ती है। अमीश जी, देखिए कितना निवासी बोलना नहीं आता है पूरा। तरीके का व्यवहार दिखाया है। ये भारतीय जनता पार्टी के उनको हिंदी सिखाइए। अरे भाई साहब, आपके प्रधानमंत्री तो खुलेआम झूठ बोलते हैं। अंग्रेजों का एजेंट बोलने से पहले झूठ बोलने में नरेंद्र मोदी को कोई नहीं हरा सकता। हिंदी बोलना तो आता नहीं है, बड़ा चला है अंग्रेजों का एजेंट बोलने के लिए। में 4 दिन से बैठे हुए थे, क्योंकि वाराणसी के लोग आपको हरा रहे हैं चुनाव में। बोलना तो आता नहीं है हिंदी। चले, इतने बेशरम और देखिए पर्सनल रिमार्क्स नहीं, मेरा निवेदन पर्सनल रिमार्क्स नहीं। देखिए फिर डिबेट का लेवल डाउन होता है। पर्सनल रिमार्क्स नहीं, मेरा निवेदन है आपको। ये बताइए, मतलब सोनिया जी अंग्रेज, कितना घटिया इन्होंने बयानबाजी की है। हम जो हैं अमीश जी, हम अंग्रेजों के इतना एजेंट हैं। घटिया ये रोज शाम को बोलने से ऐसा ही है। इनको ऐसे ही आईना दिखाने की आवश्यकता है। जाके मोदी जी को बताएं बोलना नहीं आता है। झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। और ये हमको अंग्रेजों के एजेंट बोलने की हिम्मत करते हैं। देख लीजिए अमीश जी, को बैठ के आपके प्रोग्राम पर हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पर जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। संजय कड़ी निंदा से कुछ नहीं होने वाला। सर्जिकल स्ट्राइक हो गया। इनको कोई, इनके पास न कोई सिद्धांत है, न कोई। देखिए भाषा की मर्यादा को बना के रखना जरूरी है। आप देख रहे हैं आर पार और मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा, संजय झा, नावेद सिद्दीकी और मौलाना अंसार रजा बने हुए। मौलाना अंसार रजा, आपके पास आता हूं मैं इस दौर के अंदर और बहुत सीधे तौर पर एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है, जब बात होती है बिजली में हिंदू मुसलमान की, जब बात होती है शमशान और कब्रिस्तान की, तब आंकड़ों पे भी नजर डालनी चाहिए। आंकड़े कहते हैं कब्रिस्तान के लिए 5 साल में 1200 करोड़ का बजट आया और शमशान के लिए 5 साल में 600 करोड़ का बजट आया, जबकि यूपी में हिंदू आबादी 80% और मुस्लिम आबादी 19% के करीब है। क्या कहना चाहते हैं आप, मौलाना अंसार रजा? ये
देवगन साहब, बड़ी अच्छी बात है। अगर सपा सरकार ने अगर ये किया है, देखिए एक तरीका होता है, जैसे हमारे यहाँ, मैं उसको अन्यथा न लिया जाए, मैं जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो मुर्दा दफन किया जाता है, वो एक मुर्दे के ऊपर दूसरा मुर्दा नहीं गाड़ा जाता, दूसरे के ऊपर तीसरा नहीं गाड़ा जाता। कब्रिस्तान का एक एरिया होता है, एक फैलाव होता है, और हमारे हिंदू भाइयों का जहाँ स्थान होता है, जहाँ शमशान घाट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी एक जगह मुतय्यन होती है और एक हद होती है उसकी। मुसलमानों की कोई हद बाउंड्री नहीं होती। अगर आप पब्लिकली एतबार से कहें साहब 20% और 80%, लेकिन मैं एक बात जानना चाह रहा हूं कि सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि मोदी जी की जबान से क्या कब्रिस्तान और शमशान घाट के जुमले अच्छे लगते हैं? ये प्रधानमंत्री है या प्रचार मंत्री है? ये जवाब 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 जवाब। क्या इस उम्मीद के साथ हिंदुस्तान के लोगों ने सर पे बिठाया था मोदी जी को? क्योंकि अमित शाह से मैंने यही सीधे सवाल पूछे, उनके जवाब आपके सामने मैंने रखे। संबित पात्रा 20 सेकंड में जवाब दीजिए। जवाब देता हूं मैं, 20 सेकंड में जवाब दीजिए। देखिए अमित शाह क्या अंग्रेजी में क्या वैल्यू है अमित शाह की जबान कौन करता है? नहीं देखिए, क्या वैल्यू है अमित शाह की जबान? नहीं, ये आपको वैल्यू नहीं होगी। अमित शाह बीजेपी के प्रेसिडेंट है और उनकी वैल्यू खूबी है। देखिए भाषा की मर्यादा को रखिए आप। बोल करके बात नहीं, क्या वैल्यू है उनकी? ओके, संबित पात्रा। मैं इसको देखिए, नंबर 1, अंग्रेजी में कहावत है, अमित शाह झूठ बोलते हैं। क्या हो रहा है? शांति भैया, ओहो शांत हो जाइए। काहे हम ये कह रहे हैं अमित शाह झूठ बोलते हैं, और प्रधानमंत्री को झूठ बोलने सिखा दिया उन्होंने। अभी हिंदी की बात कर रहे थे। हम नहीं तबीयत खराब कर रहे, बीमार अभी हिंदी की बात कर रहे थे। टैबलेट आपको लेने की जरूरत है, गर्म पानी आपको। हिंदी की बात कर रहे थे। जल्दी नारियल का जूस दीजिए। संबित आप अपनी बात कहिए, आप अपनी बात कहिए। नारियल का पानी मुझे जरूरत नहीं है। नारियल का पानी आप देखिए, जूस आप अरे साहब, आपका गला बहुत जल्दी बैठता है। अमित शाह को झूठा बोल दिया, चींटा काट गए आपको। अंसार साहब काहे गुस्सा हो रहे हैं? शांत हो जाइए, आप बोलिए, किसी का मन में मकसद बोलिए। नहीं समझ पा रहे हैं अंसार साहब। बोल लीजिए। देखिए, अभी हिंदी की बात कर रहे थे कि गर्व से कहो, हिंदी की बात कर रहे थे, अब अंग्रेजी में कहावत सुनाएंगे। सुनाइए साहब, मैं पूरा कर इंग्लिश लूं, में सेइंग सुनाइए। मैं पूरा कर लूं। संबित पात्रा 20 सेकंड में अपनी बात भी सुना दीजिए। अरे इतना ही गर्व था ना, तो अखिलेश भैया को बोलना था ऑस्ट्रेलिया में जाके अंग्रेजी नहीं पढ़ना था, यहीं पर पढ़ लेते जहां पर उत्तर प्रदेश के बच्चों को पढ़ाई नहीं दे फिर पा हम रहे। पर्सनल रिमार्क्स पे आ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया फिर में बहस पढ़ने का का भी खराब हो जाता है। मेरे भाई दिल पे मत ले जाओ। संबित अरे पात्रा, भाई संबित भाई दिल make पे your मत ले। point। चलो इंग्लिश में सुनाओ आप। जवाब सुनाओ नहीं है आपके पास। नहीं, विषय पर रहिए, निवेदन है मेरा। और प्रधानमंत्री को नहीं, झूठ बोलना सिखा कर दिया। लो। नहीं, विषय में रहिए। शमशान वाले पे कंप्लीट कर छोड़ो, लो। संबित, क्या हो रहा है? छोड़ो सब complete चीज, कर आप लो। इंग्लिश में सुनाओ। देखिए कहावत है। हाँ सुनाइए, इंग्लिश में सुनाइए। अरे तो कंप्लीट कीजिए ना, सारा टाइम तो इंग्लिश में। आपने लतीफा सुनाने में निकाल दिया। ये डिबेट हो रही है, किन लतीफा लोगों को सुनाने। बुलाते आप तो हैं चुप रही अमीश कर रहे हैं भाई? आज। थोड़ा सा पढ़े लिखे लोगों को बुलाया करिए। अमीश जी, किन लोगों को बुला लेते हैं? आप इतने अच्छे एंकर भी हैं और इतना बढ़िया अच्छा, शो है, आपसे किसको बुला लेते हैं आप? कोई जाहिल है क्या इस डिबेट में? नहीं, मैं तो जाहिल नंबर 1 हूं, मगर और देखिए कैसे लोगों को बुलाते हैं, जरा सोचिए। मजाक कर रहे हैं इस डिबेट। बिल्कुल आप। अरे मैं आपको अंसार रज्जा साहब, आपने पूछा कि आपने अभी कहा कि हमारे अध्यक्ष का कोई औकात नहीं है। मैं आपको पूछूं, आप अपनी पार्टी में क्या औकात रखते हैं? आप तो पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी नहीं है। यहां क्यों गला खराब कर रहे हो उस मायावती के लिए, जो मायावती आपको पूछती तक नहीं है? आपके खिलाफ कल नोटिस भी जारी कर देगी कि कौन बोलता है कि आप प्रवक्ता है, यहां चिल्ला रहे हैं। शांति से क्यों गला खराब कर रहे हैं मायावती जी के लिए? वो आपको अपना मानती ही नहीं है। अब सुन लीजिए, आपने कब्रिस्तान और उस पे सवाल पूछा था, स्मशान पे। अंग्रेजी में कहावत है कि डेथ इज अ ग्रेट न्यूट्रलाइजर। मृत्यु के बाद कम से कम मौलाना लेकिन हम सपोर्ट करेंगे। मृत्यु के बाद कम से कम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। मृत्यु के बाद किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और डंके की चोट पे मगर करेंगे। दुखद विषय है। दुखद क्या हो रहा है अमीश भाई? ये क्या डिबेट करा रहे हैं? मौलाना साहब, आप इस तरह बोलेंगे 2-4 वोट भी आपको पार्टी को आ रही होगी, नहीं मिलेगी। मायावती जी अगर कहीं देख रही हो तो इसको पहले निकालिए, इसको पहले निकालिए। अब आपके मुंह में बात नहीं आ रहा होगा। ओके ना, किसी पद के मोहताज नहीं है। पद के मोहताज छोड़िए ना, सौदा करके जाते पार्टी में। अरे किस चीज के मोहताज है ये हम लोग सब जानते हैं। हम छोड़ेंगे नहीं, आपको ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। छोड़िए मत। अरे छोड़ दीजिए साहब, आप किस चीज के मोहताज हैं? ऐसी बात आपको नहीं बोलनी चाहिए। आपके ऊपर केस करने जा अरे रहे हैं। हर कोई जानता है जनाब आप किस चीज के मोहताज हैं, मगर छोड़ दीजिए, डिबेट में आ जाइए। मैं स्मशान और कब्रिस्तान पे बोलना चाहता हूँ। कौन केस कर रहा है? किस चीज पे मोहताज है हम बोलना भी नहीं चाहते हैं। अब छोड़ दीजिए उस विषय को। आप मत बोलिए, बोल गया प्रधानमंत्री शमशान और कब्रिस्तान पर। आपकी अब कोई वैल्यू नहीं रही। बहुत बड़ी बात कह दी प्रधानमंत्री ने। अब आपके कहने से वो पाटा नहीं जाएगा।
अरे क्या हो रहा है अमीश भाई, ये क्या डिबेट हो रहा है? आप बता दीजिए, ऐसे डिबेट हो पाएगा क्या? कुछ डिबेट होता है ये अमित शाह ने हिंदू नहीं, मैं तो आप दोनों को बोल रहा हूँ, आप दोनों ही नहीं मान रहे। मुझे तो लगता है मुझे डिबेट खत्म कर देनी चाहिए यहाँ पर। इतनी झुंझलाहट ठीक नहीं है, हारने का झुंझलाहट इतना नहीं होना चाहिए। आप तो चुनाव भी नहीं लड़ रहे बेचारे, आप पार्टी में भी नहीं है, काहे इतनी झुंझलाहट आप लोगों के अंदर है? 3-3 दिन मोदी पड़े हुए हैं, मोदी जी पड़े हुए नहीं लड़ रहे हैं। बनारस में अपनी इज्जत बचाने के लिए लाख रुपए मायावती जी से मिल गया है, उसके लिए इतना परेशान। हमारी बहन जी ने तो लास्ट में रैली भी नहीं की जहां तुम रोड शो कर रहे थे। पुराने नोट दिए हैं आपको, उसका भी कुछ नहीं हो सकता है। पुराने नोटों का कुछ नहीं हो सकता है। पैसे के मोहताज आप लोग हैं, हम लोग नहीं है। नहीं, देखिए देखिए देखिए, इस तरह के निजी आरोप लगाना ठीक नहीं है। संबित पात्रा, उसका कुछ नहीं होने मौलाना अंसार साहब, पैसा आता है। नहीं नहीं, डिस्कोर्स नहीं खराब करना चाहिए। अब आपने अपनी बात कह ली, संबित आपने अपनी बात कह ली। संजय झा, अगर दूसरे दलों से भी बुलाते हैं, संजय झा, नाविद सिद्दीकी के सहरों के, अभी संबित पात्रा जी ने ये बात कही कि अच्छे लोगों को बुलाइए। मृत्यु में तो भेदभाव नहीं होना चाहिए, वहां संबित आपने अपनी बात कह ली। संबित आपने कह ली, अब ये बिल्कुल नहीं कही है। मैं तो आराम से कहूंगा अपनी बात, और मैं हताश नहीं होता हूं। मैं संबित आपकी बात दोबारा आऊंगा, लेकिन अभी मुझे संजय झा और नाविद सिद्दीकी की बात जाना है। ना उनके क्यों जाना है? जब मैं बोलूंगा तो ये बोलने नहीं देंगे। नहीं भाई, संबित का वक्त नहीं, पर संजय नहीं बोले बीच के अंदर। वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। संजय झा नहीं बोले बीच के अंदर, तानाशाही दिखा रहे हैं। संजय झा नहीं बोले बीच के अंदर। संबित पात्रा, संजय झा नहीं बोले। 15 सेकंड दिए गए थे उनके सिर्फ भाई आपको। बोल रहे थे, मुझे कंप्लीट करने 15 सेकंड दिए गए थे आपको। 15 लाख तो अकाउंट में आए नहीं, 15 सेकंड दे दिया मैं पूरा कर लूं। यहाँ पर कैलकुलेटर रख के आप कैलकुलेट कर लीजिए। नहीं, मुझे लगता है टाइमर लगाना पड़ेगा अगली बार। उसके बाद ना, हाँ बिल्कुल टाइमर लगाइए, मैं तो चाहता ही हूँ। नहीं, अब संबित पात्रा का टाइम खत्म हो गया। संबित पात्रा जी, 15 लाख तो अकाउंट में आए नहीं, टाइम समाजवादी पार्टी का खत्म हुआ है भैया। टाइम समाजवादी पार्टी। अरे भैया, संजय झा, संबित पात्रा, I'll come to you again. संबित पात्रा, I'll come to you again. संजय झा, नाविद सिद्दीकी, hold on. नाविद सिद्दीकी, not fair. संजय झा, एक रैली में अमित शाह एक और बात कहते हैं। अमित शाह कहते हैं कि लैपटॉप बांटने में भी हिंदू मुसलमान किया गया। आपका क्या कहना चाहते हैं आप इसके ऊपर? धर्म के आधार पर लैपटॉप बांटने का आरोप, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, कहना ये चाहते हैं कि नहीं, इस पर समाजवादी पार्टी ने अपने पूरी पारदर्शिता के साथ, समाजवादी पार्टी ने पूरे पारदर्शिता के साथ इसकी पूरे सच्चाई को अपने वेबसाइट पर लिख दिया है। नाविद जी 2 मिनट, नाविद जी 2 मिनट। नाविद जी, संजय झा बोल रहे हैं, आपके सहयोगी हैं। 1 मिनट, इसका जवाब दे चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने इसका सीधा जवाब दे दिया है कि यह गलत आरोप है। अमित शाह जी ने फिर धर्म के नाम पर यहां पर राजनीति करने की कोशिश की है, और समाजवादी पार्टी ने इसका खंडन किया, इसका खारिज किया है। और मैं संबित पात्रा जी को यही कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी नाम नहीं मालूम है पूरा। उन्होंने 3 बार लगातार महात्मा गांधी का नाम भी उनको मालूम नहीं है। उन्होंने गलत तरीके से उनके नाम का उच्चारण किया था। जनाब, महात्मा गांधी का नाम आप याद करके रख लीजिएगा। एक गाना है, बोलो खुदा के पास जाना है, पेपर हिंदी में लिखना हो रहा है, वहां पैदल ही जाना है। महात्मा गांधी का नाम नहीं ले पा रहे लोगों का, तो बड़े अफसोस की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। महात्मा गांधी का नाम नहीं ले पा रहे हैं। जवाब बड़ा अफसोस हो गया हमें आज ये जान। अरे मैं तो आदर के साथ नोट से तो हटा दिया गांधी जी को, खाली चश्मा का फ्रेम रख दिया उनको। खुदा के पास जाना है संबित जी। मुलायम जी कौन सा नाम है? न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है, याद करके रखिएगा। अरे बाप रे बाप, एक-एक करके संबित पात्रा का जवाब हटा दिया। नाविद सिद्दीकी नॉन स्टॉप नहीं, संबित पात्रा का जवाब। संबित पात्रा, मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं तो नोट में से भी हटा दिया। बताइए गांधी जी को मुलायम सिंह जी क्या बोलते हैं 4 दिन तक मैं अरे क्या बात है, नोट से भी हटा दिया, गांधी जी का नाम नहीं ले पा रहे। देखिए, बहस गांधी जी पे नहीं है, फिर हम टॉपिक को बार-बार डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। में देखिए किस प्रकार, नहीं देशभक्त कैसे हैं साक्षी महाराज। आपने मुझे रुकने के कहा, मैं तो रुक गया। को देशभक्त कहा जाता है इस देश में, किस प्रकार डिबेट होगा आप बताइए। और ये बैठ के ताली बजाते हैं, अगर यही लोग बुलवाते रहेंगे तो किस प्रकार डिबेट होगा आप बता दीजिए। अभी एक डिबेट में नावेद सिद्दीकी ने कहा था मैं हिंदुओं को बोलने नहीं दूंगा, तो मैं हिंदू हूं तो नहीं बोलता हूं। ऐसा नहीं, ये देखिए झूठ कोई परेशानी नहीं है, निकाल दो। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आप रिकॉर्डिंग दिखा दोगे मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नहीं बोलेगा कोई बात नहीं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अरे मैं राजनीति छोड़ दूंगा, आप रिकॉर्डिंग, अगर आप अपने असल बाप माँ की औलाद हो तो रिकॉर्डिंग दिखा दो संबित पात्रा। नहीं देखिए, ये तो बिल्कुल ही स्तरहीन है।
बिल्कुल ही स्तरहीन है। नावेद सिद्दीकी, आपको उनके आरोप का खंडन करना तरीके और भी हैं। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? मेरी रिक्वेस्ट है, इस तरह की भाषा का इस तरह से भाषा की मर्यादा को मत तोड़िए कृपया करके। और मैं आप तमाम लोगों को थैंक्स कहता हूं। नावेद सिद्दीकी, ये कहना आपका ठीक नहीं था। अगर आपको संबित पात्रा की बात गलत लगी है तो आप उसका खंडन करिए, तथ्यों के आधार पे करिए, लेकिन किसी के माँ बाप पे चले जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। नावेद सिद्दीकी, मैं हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच संजय झा, संबित पात्रा, नावेद सिद्दीकी, मौलाना अंसार रजा, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की बहस का निष्कर्ष यही है कि 11 तारीख के नतीजे सब कुछ बता देंगे कि किसने क्या सही कहा और किसने क्या गलत कहा। फिलहाल इतना ही।